ग्रीड्स मेक यू ब्लाइंड, पुरानी कहावत है, ठीक है। हमारे जो हिंदुओं में धर्मराज थे युधिष्ठिर, वो ग्रीड में आगे जुआ खेलने मंड गए, क्या हुआ लास्ट में अपनी लुगाई हार गया, जबकि उन्हें धर्मराज कहा गया। तो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में अंतर समझना चाहिए जो नया यूथ मार्केट में आ रहा है भैया। अच्छा, आपने 15 साल में बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे। पहले फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें या फिर ट्रेडिंग की बात करें तो बहुत कम लेवल पे थी। अब लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, तो आप ये बदलाव किस तरीके से देख पा रहे हैं? जो एक देश में हवा बनाई जाती है ना, वो सबसे पहले तो कम से कम गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्टेड हो। गवर्नमेंट फाइनेंस लिटरेसी में क्या लगता है आपको इंटरेस्टेड है? गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है हिंदू मुस्लिम कराओ, कोई मुस्लिम का वोट बैंक रख लेगा, कोई हिंदुओं का वोट बैंक रख लेगा, उनकी सरकारें चलती रहेगी। फाइनेंस लिटरेसी तो हमारे जो सब बेसिक शिक्षा बोलते हैं 12वीं तक भी क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया फॉरेक्स क्या होता है, हमारा रुपया डॉलर के हिसाब से इतना नीचे क्यों आता जा रहा 47 से लेके अब तक। मुगलों ने क्या किया, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या हुआ या अंग्रेजों ने क्या किया, उससे ज्यादा बेटर है कि हम फाइनेंस के बारे में लोगों को बताएं। बिल्कुल। और आप सारा दिन देखो, अभी बहस छिड़ती रहती है, अकबर महान था या नहीं था, महाराणा प्रताप महान था या नहीं था। अरे ये तो बताओ, मौर्य काल में सबसे पहले एक चांदी का सिक्का बना, उसके पहले सामान से सामान दिया जाता था, फाइनेंस सिस्टम बना कहाँ से, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा कोई। हर सरकार चाहती है कि रेवेन्यू हम करें, आरबीआई रेगुलेट करे, इससे भी रेगुलेट करें इन चीज़ों को। और जब यहाँ क्रिप्टो की बात होती है तो सेल्फ रेगुलेशन की बात आ जाती है। इससे कहीं ना कहीं ब्लैक मनी की भी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें कि हवाला का बहाना दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ें। गलत है ना? फिर मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रेस करने वाला ट्रांजैक्शन कौन सा होता है, आप मुझे ये बताओ। वो होता है कैश। क्या जब ब्लॉकचेन या बीटीसी आया था उससे पहले हवाला का काम नहीं होता था? उससे पहले टेररिस्ट नहीं थे, उससे पहले ब्लैक मनी नहीं आता था। ये सब बिना मतलब की पागल बनाने वाली बात है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इन पॉडकास्ट के जरिए हमारा मेन मकसद ये रहता है कि हम ऐसे अवेयरनेस के बारे में बात करें, कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात करें। आज थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानते हैं, फॉरेक्स कैसे काम करता है, क्रिप्टो क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इनके क्या फायदे हैं, इनके क्या नुकसान हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं जो 15 साल से अपना काम बखूबी से कर रहे हैं। इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। आई बिलीव कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बेसिक ऑन एन एवरेज आपको पता चल जाएगा फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। स्टूडियो में जो आज हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है विवेक मलिक जी। आई बिलीव कि ये वाला पॉडकास्ट देखने के बाद आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी, आप सभी की वो क्वेरीज पूरी हो सकती हैं। तो प्लीज ये पॉडकास्ट पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच। विवेक मलिक जी, क्या हाल है आपके? आई एम गुड, यू से माय ब्रो? आई एम आल्सो गुड। थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। इंस्टाग्राम पे और सारी सोशल मीडिया पे तो आप छाए रहते हैं। कैसा चल रहा है अभी काम? बस ऊपर वाले की कृपा है, बाकी हमारी मेहनत है। 15 साल मार्केट में दिए तो भाई इस टाइम अल्लाह दे बंदा ले वाली बात है। सब कुछ अच्छा है बस, और बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है। सबसे ज्यादा मोटिवेटिव वो चीज करती है जब हमने कोई वीडियो डाली और उसके नीचे कमेंट कि भैया कल भी वीडियो बनाओ, डेली वीडियो बनाओ। उतना टाइम निकाल नहीं पाता ट्रेडिंग में, इतना ज्यादा बिजी। बिल्कुल। बट मोटिवेशन वहीं से आता है भाई कि किसी भी तरह अपनी न्यू आने वाली जनरेशन को कि जो चीज हमने 15 साल में सीखी ना जी, वो कम से कम टाइम में 5 महीने में उस चीज को सिखा के निकाले और प्रॉफिटेबल मार्केट में। 15 साल का काम आप 5 महीने में सिखा रहे हैं सर, फिर फायदा क्या हुआ? बिल्कुल। तो आप अपने कोर्सेज वगैरह सेल करते होंगे? हाँ, कोर्सेज भी हैं। देखो, कोर्सेज बेचना मेरा मेन मोटिव बिल्कुल भी नहीं था। मेरा यूट्यूब पे आने का मेन मोटिव नहीं था। हम 2007 से मार्केट में है सर। जब इंडिया में ब्रोकर ही 2 होते थे, मैं नाम ले सकता हूँ, शेर खान या रेली गेयर। तो रेली गेयर की उस टाइम हमारे पास मेरठ में फ्रेंचाइजी थी, तो ट्रेडिंग व्यू भी नहीं होता था। और ऐसे जैसा आज हम फोन उठाया और क्लिक कर दिया सेल बाय, ऐसे नहीं होता था। कागजों पे काम लिखा जाता था, उसका सेटलमेंट भी सैटरडे संडे होता था। अच्छा। हम तब से इस मार्केट में हैं। उसके बाद जब मैंने देखा कुछ क्रिप्टो मार्केट में बूम आया और नए नए यूथ को भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आने लगा, जो एक महाराष्ट्र की साइड में या गुजरात साइड में आप इस चीज को सोच सकते थे, तो अब वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, एनसीआर, मध्य प्रदेश, ये सब लोग इस चीज में इंटरेस्टेड होने लगे और नया यूथ। तो कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे आए यार, उन्होंने ना उनको कुछ भी उल्टा सीधा ग्रीडी पढ़ा के मिलियंस फॉलोवर ले लिए। तो तब मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि भाई कम से कम आप ये देखो यार, इतना बुरा लोग सिखा रहे हैं, लोगों का लॉस कर रहे हैं यार, तुम बोलो। मैंने कहा भाई मेरे बस की काम नहीं, मुझे ठीक से कम्युनिकेट नहीं करना आता, मैं एक ही चीज का खिलाड़ी हूँ, अपनी ट्रेडिंग का, मैं मुझे कर लेने दो। उसने कहा नहीं यार, तू वीडियो बना के देख। तो उसने जबरदस्ती, हमारे भाई ने वीडियो बनवाई, वो दोस्त थे हमारे, तो उस पर लोगों का बहुत प्यार मिला और लोगों ने कहा कि आप सच में वो चीज सिखा रहे हो। लोग केवल ग्रीड बेच रहे हैं, लालच, कि ये सपोर्ट रेसिस्टेंस है, ये
मूविंग एवरेज है, वो तो 8 साल का बच्चा भी सीख लेगा, उससे कोई प्रॉफिटेबल कभी भी बनने वाला इंसान नहीं है जब तक आप इंस्टीट्यूशन का वॉल्यूम चार्ट पर फाइंड करना नहीं सीखोगे। एग्जैक्टली समझ गए? उस चीज को बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जो हमारा एक स्पेशल कंसेप्ट है जो हम सिखाते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में सिखाया जाता है वो इंस्टीट्यूशन का वॉल्यूम कहाँ पे पड़ा हुआ। जब मार्केट वहां पे आएगा तब हमारे ट्रेडर बाय करेंगे, तब तक जो और लोग सिखा रहे हैं ना उनके स्टूडेंट अपना स्टॉप लॉस हो चुके होंगे। अच्छा, तो ये स्पेसिफिकेशन है हमारे अंदर। तो बस धीरे धीरे ये जर्नी शुरू हुई। अभी भी मुझे इतना टाइम मिलता नहीं, महीने में 1-2 वीडियो मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, बल्कि रोज मेरे पास इतने फोन आते हैं, अभी भी 1000 मिस कॉल होगी फोन में, भैया कब वीडियो आ रही है, कब वीडियो आ रही है। तो इतना लोगों से प्यार मिल रहा है बस। एंड आई थिंक इंडिया में जरूरी भी है फाइनेंस की एजुकेशन करनी, प्रोवाइड फाइनेंस लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं अपने भांजों से ही शुरुआत करूं, वो 8वीं 9वीं या 10वीं के स्टूडेंट होंगे, और वो एक दिन मुझसे आके बोलने लगे, मामा जी कलर ट्रेडिंग क्या, आप ट्रेडिंग कर दो। अच्छा, समझ रहे? तो वो अगर फोन खोलते हैं ना तो इतने ज्यादा, एक तो डिजिटल मार्केट में स्कैमरों का इतना ज्यादा होल्ड हो चुका, गवर्नमेंट उसे होल्ड नहीं कर पा रही कि लोगों को उसमें क्या दिखाते हैं कि कलर प्रिडिक्ट करना और आपकी जेब में पैसा आ जाएगा। तो जो नया यूथ है ना उसका बहुत तेजी से माइंड वहां पे अट्रैक्ट होता है और वो उसमें घुस जाते हैं कि मुझे पैसा कमाना। उसी दिन कहते हैं वो अपने बाप, हमें जरूरत नहीं है BA की, अब तो बैठा रहे, हर करोड़ों रुपए तेरे पास हम लाके देंगे। और इस चक्कर में वो वहां से उनकी एक गैम्बलिंग की जर्नी शुरू होती है और अपना सब कुछ खो देते हैं। मेरा जो उद्देश्य इस मार्केट में आने का ये है, तो कम से कम वो जो नया यूथ आ रहा है ना, वो जुए में ना जाके, उस ग्रीडी चीज में ना जाके, कम से कम अपना टाइम, अगर ट्रेडिंग में उसे कुछ करना ही है तो एक जेन्युइन चीज सीखे और कुछ टाइम दे उस चीज पे जो हम सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस करे, अपने चार्ट देखे, तो धीरे धीरे करके वो अपना, जब तक वो अपना ग्रेजुएट होगा ना, उसका ट्रेडिंग में इतनी मास्टरी हो जाएगी, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप देखो, MBBS करना 5 साल लगेंगे, लॉ करना 5 साल लगेंगे, बीटेक इंजीनियर बनना ये भी। इसके बाद जॉब कितने की मिल रही है? 20,000 15,000। भाई हम तो नो कह रहे, कोई घना ही बढ़िया बाल लगता, दिन रात पढ़ने वाला था, उसे 50 की मिल जाएगी, बिल्कुल सही है। लेकिन ट्रेडिंग में कोई आना चाहता है ना, उसे 1 मिलियन चाहिए हर मंथ में, और प्रैक्टिस नहीं करनी 5 दिन भी, 5 साल तो छोड़ दो। तो ये चीज तो यूथ को समझनी पड़ेगी, इस चीज को एक दौर देना पड़ेगा। सीखते सब है, देखो 2 का टेबल आप भी पढ़ा रहे हो, बराबर वाले स्कूल में ही पढ़ा रहे, वहां पे भी सब पढ़ा रहे, 2 2 1 2 2 जी जी। कहीं में तो फीस बहुत हाई है और वहां के बच्चे सीधा विदेश अपॉइंट हो रहे, और कहीं कहीं गलियों में धक्का खाते फिर रहे, वहां जाके सुल्फा पी रहे। कुछ तो चीज होगी ना इन चीजों में, तो एक सिखाने का तरीका वहां सीखो। कम से कम ये देखो कि YouTube पे जो जिस चीज से हम सीख रहे हैं, जिस इंसान से सीख रहे हैं, उसने एजुकेशन कंटेंट डिलीवर क्या किया। ये नहीं देखना YouTube पे आगे किसी ने अपनी लैम्बोर्गिनी दिखा दी तो मैं इससे कोर्स खरीद लूं, उसकी गाड़ी का ड्राइवर थोड़ी बनना है ना भाई, हमें क्या करना है, उससे सीखना है। तो उसकी मेंटल, जो उसके दिमाग में जो कम से कम क्षमता है, जो ट्रेडिंग को लेकर उसने अपने अंदर अपार ताजा हुआ है ज्ञान, उसे परखने की जरूरत है, उसका पैसा परखने की जरूरत नहीं है। 90% ट्रेडर क्या करेंगे, वहां चले जाएंगे दुबई, वहां से रेंट करेंगे लैम्बोर्गिनी, सड़क पे घुमा देंगे, ऐसा 2 ड्रिफ्ट मार देंगे, और नया यूथ हमारा क्या कहेगा, भाई वाह यो ही तो करना, पिताजी नु को अब तो कुछ नहीं करेगा, अब हम करेंगे। एंड आई थिंक आजकल की जनरेशन वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट कर पाती है। डेफिनेटली, ग्रीड्स मेक यू ब्लाइंड, पुरानी कहावत है, ठीक है। हमारे जो हिंदुओं में धर्मराज थे युधिष्ठिर जी, वो ग्रीड में आगे जुआ खेलने मंड गए, क्या हुआ, लास्ट में अपनी लुगाई हार गया, जबकि उन्हें धर्मराज कहा गया। तो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में अंतर समझना चाहिए, जो नया यूथ मार्केट में आ रहा है भैया, यही उद्देश्य है। मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूं, कम से कम आपके चैनल के जरिए मैं पूरी दुनिया को ये चीज बता पाऊं। आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ते होंगे आपसे, लेकिन उनके पेरेंट्स बहुत कंसर्न रहते होंगे कि क्या ये जुआ है या ये ट्रेडिंग है, उन्हें आप कैसे समझाते हो? हाँ, बहुत सारे आते हैं और बोलते हैं भैया मेरे पापा से ही बात कर लो। हम बात भी करते हैं, 2 मिनट के बाद वो समझ जाते हैं कि कम से कम जिस इंसान से सीख रहा है ना, वो इंसान सही है। अच्छा। एक तो हम आज भी बहुत जमीन से जुड़े हुए लोग हैं जी। हमारे पिताजी फार्मर थे, हमने भी एक दौर पिताजी के साथ जाते थे, हम भी खेत में, जब ये सब कुछ में सेटल नहीं थे। तो गरीबी क्या है समझते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की मेंटालिटी क्या है ये समझते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि बच्चा भी सीखना चाह रहा है, बच्चे ने कुछ खोया नहीं है, बच्चा आपका जुआरी नहीं है, बच्चे ने कुछ सीखने के लिए बोला है, ठीक है। और आपको अगर फीस ये इसकी ऐसा लग रहा है कि भैया मैं नहीं अफोर्ड कर सकता ना, तो मैं फीस आपसे मांग ही नहीं रहा। जब बच्चा पढ़ लेगा, कुछ करने लगेगा, दे देगा भाई,
मैं तो कोर्स बेच ही नहीं रहा, स्टूडेंट बना नहीं रहा, मैं तो अपनी एक ट्रेडर फैमिली बड़ी कर रहा हूँ। कम से कम मैं हैदराबाद पहुंचूं, मैं कश्मीर पहुंचूं, कहीं एक इंसान तो मेरा भैया आके आ जाओ, आज की दावत मेरी तरफ से, बस इतना बहुत है मेरी तो। मुझे इंडिया में अपनी फैमिली बड़ी करनी है। मुझे अगर कोर्स बेचने होते, मेरी रोज यूट्यूब पे वीडियो आती। कोई भी बंदा मेरा यूट्यूब चैनल पे विवेक मलिक पे अगर जाके देखेगा, मेरी महीने में 2 या 3 वीडियो मिलेंगी। तो मुझे ग्रेड ही नहीं है कोर्स बेचने की। मैं अपनी अच्छी ट्रेड करता हूँ, और जब मुझे टाइम होता है कम से कम ऐसा कंटेंट बनाता हूँ कि भाई कोई उस कंटेंट को देख के प्रैक्टिस करके 2 पैसे अपने घर में लेके जाए। एंड आई थिंक एक अच्छे टीचर का रोल भी यही होता है कि वो अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करे कि उसको लगे कि ये बंदा मेरा गुरु है, मुझे कुछ सिखा के दे रहा है। अच्छा, आपने 15 साल में बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे। पहले फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें या फिर ट्रेडिंग की बात करें तो बहुत कम लेवल पे थी। अभी ये वेब सीरीज का जमाना आया, इन्फ्लुएंसर्स का जमाना आया, अब लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। तो आप ये बदलाव किस तरीके से देख पा रहे हैं? भैया फाइनेंस लिटरेसी में मैं बहुत बात करना चाहूँ यार, बहुत डीप विषय जाएगा जी। असल में कोई भी जो एक देश में हवा बनाई जाती है ना, वो सबसे पहले तो कम से कम गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्टेड हो। गवर्नमेंट फाइनेंस लिटरेसी में क्या लगता है आपको इंटरेस्टेड है? गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है हिंदू मुस्लिम कराओ। कोई मुस्लिम का वोट बैंक रख लेगा, कोई हिंदुओं का वोट बैंक रख लेगा, उनकी सरकारें चलती रहेगी। आपके घर में खाना बने ना बने, ना राहुल गांधी को फर्क पड़ने वाला, ना नरेंद्र मोदी को फर्क पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा केवल आपको, आपके बच्चों को। तो फाइनेंस लिटरेसी को कोई सोच नहीं रहा। ठीक है, फाइनेंस लिटरेसी तो हमारे जो सब बेसिक शिक्षा बोलते हैं 12वीं तक भी क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया फॉरेक्स क्या होता है, हमारा रुपया डॉलर के हिसाब से इतना नीचे क्यों आता जा रहा 47 से लेके अब तक, जीबीपी यूएसडी कैसे है, ये जो चार्ट चलते हैं ये क्यों चलते हैं। ठीक है, असल में अब तो सब खड़े हो गए बोल रहे हैं, अब बोल ना अनपढ़ से आदमी, पहले अमेरिका कहता है तू क्या बे, हम कहते हैं तू क्या। अमेरिका ने 25% टैरिफ ठोक दिया तो पता लगा अमेरिका क्या है। बिल्कुल, डॉलर का डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, उसकी बादशाही है। वो क्यों हुई उसे समझाने वाला ही कोई नहीं, तो आपका रुपया किंग कैसे बन सकता है? कभी नहीं बनेगा। कम से कम अगर आपके चैनल से कोई शायद गवर्नमेंट का नुमाइंदा ही कोई देख रहा हो तो भाई साहब प्लीज, फाइनेंस लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं, टैलेंट हमारे इस देश में इतना टैलेंट कोट के भरा हुआ है ना जी। सही डायरेक्शन में अगर बच्चों को शिक्षा मिले, अमेरिका के पास आज एक एलन मस्क है, हमारे भारत के हर जिले से एक एलन मस्क निकलेगा, आपसे वादा कर रहा हूं मैं, अगर उन्हें अच्छी तरह फाइनेंस लिटरेसी समझाया जाए। यहाँ तो अभी ये भी नहीं पता कि भैया मेरे पास एक आइडिया है, मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हूँ, इसका इन्वेस्टर कहाँ मिलेंगे, नहीं पता भैया। 99% लोगों को नहीं पता है ना। और वहां पे माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी ऑल्सो कितने साल पहले ऐसे इन्वेस्टरों को उठाया करती थी, तो उन्हें ना पता होता है बच्चे को कि अच्छा मुझे ये करना है तो मुझे किस क्षेत्र में जाना। अच्छा, वैसे ना गवर्नमेंट बहुत क्लेम करती है कि हम यूपीआई लेके आए, हमने फाइनेंस लिटरेसी के लिए बैंक अकाउंट जनधन करवाया, बहुत सारी चीजें करवाई। फाइनेंस मिनिस्टर भी अब अपने आप कहती है कि मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बहुत सारे लेक्चर्स लिए। ये सब चीजें जुमलेबाजी लगती है या आपको रियल में लगता है कि फाइनेंस लिटरेसी पे थोड़ा तो फर्क पड़ा होगा? देखो, थोड़ी चीज तो डिजिटल भी हुई है, आम लोगों को आसानी भी हुई है जी। लेकिन अभी आपने देखा साउथ इंडिया में सबने अपने यूपीआई के क्यूआर कोड उतार के फेंक दिए, पिछले 1 महीने से ये अभियान चल रहा है। दूसरी चीज क्या है, जब आपको पता लगेगा ना कि मेरा यूपीआई से काम चल जाएगा, आप अपनी जेब में कैश रखना बंद कर दोगे जी। कैश कहाँ रखा रहेगा? बैंक में। ठीक है, आपको तो केवल फिर एक फोन में नंबर ही दिखाई दे रहे हैं, नंबर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन वो जो रियल कैश है उसका उपयोग कौन कर रहा? ऐसे थोड़ी बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो गए, उस कैश से कुछ तो हुआ होगा। समझो इस चीज को, ये बहुत गहरी बात है भैया। ये अभी सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी बदलती रहेंगी, बहुत चीजें सामने आएंगी, बट फाइनेंस लिटरेसी, मैं तो एक बेसिक चीज कह रहा हूँ। अगर बच्चा कोई पैदा हुआ ना, मेरे भी घर में बच्चा है, वो कहता पापा आप ट्रेड कर रहे हो कैसे क्या होता, तो मैं उसे बैठ के बताता हूँ ना। जब वो पूछता है ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट ऊपर क्यों जा रहा है, मैंने कहा बेटा जीबीपी को, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को हमने खरीदा था डॉलर के पेयर में, डॉलर आज थोड़ा नीचे गिरा तो जीबीपी अपने आप ऊपर जा रहा है। बोला पापा ये कैसे गिरता, ये गिरा क्यों और ये बढ़ा क्यों? तो ये दोनों देशों के ना आयात निर्यात पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, है ना। जैसे वहां से ऑयल का बड़ा एक डिमांड आ गई, तो जिस देश ने डिमांड करी उसका थोड़ा करेंसी नीचे जाएगी, जिस देश में डिमांड आई उसकी करेंसी ऊपर जाएगी। फॉरेक्स इस तरह से चलता है हमारे, लेकिन इंडिया में देख लो कि फॉरेक्स बैन कर दो, ये कर दो। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट का कितना इम्पैक्ट करता है इंडियन मार्केट पे? कुछ भी लेट्स सपोज जैसे लड़ाइयां चल रही हैं, रशिया यूक्रेन चल रहा है,
और अपना इजराइल पैलेस्तीन चल रहा है, बहुत सारी वॉर्स चलती हैं। उसके कंपैरिजन में कुछ इलेक्शंस होते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे, यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, फिर इंडिया में भी इलेक्शन 2024 में हुए। तो हमने देखा है कि मार्केट कई बार क्रैश कर जाती है और कई बार बहुत अच्छा मुनाफा भी लेके जाती है। ये चीजें कितनी इम्पैक्ट करती है? डिपेंड करता है कि जो न्यूज आई है ना उसका इम्पैक्ट किस लेवल का है। मान के चलो कोविड, वो अकेले यूएस की समस्या नहीं थी, तब मार्केट गिरा। इंडिया जब ये अभी लोकसभा के रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे, हालांकि मोदी जी बोल के बैठे थे कि खरीदो खरीदो, उस दिन 40 लाख डॉलर, वो सॉरी 40 लाख करोड़ INR हमारे भारतीय निवेशकों के मार्केट में खत्म हो गए थे। तो ये तो करेगी, बट अगर फेड का चेयरमैन, फेडरल बैंक यूएस का चेयरमैन क्या बोल रहा है, उस पर गोल्ड पे तो फर्क पड़ेगा, डॉलर पे फर्क पड़ेगा, इंडियन मार्केट पे उतना फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों, वो मैं बताऊं। इंडियन मार्केट जितना ऊपर आ गया ना, ये मैनिपुलेटेड वॉल्यूम है। चार लोग देश चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। जिस दिन इनका वॉल्यूम गया उस दिन ये मार्केट बहुत भयानक तरीके से गिरने वाला है। तो अभी तो लॉट साइज में INR में पहले कॉल पुट बहुत छोटा इन्वेस्टर भी बेचारा कर लेता था, अब खत्म कर दिया। टैक्सेशन इतने घुसा दिए कि मतलब ट्रेडर को तो गला घोट के मार दो, एक तरह से वर्चुअल फांसी दे दी गई कि घर में बैठ जा, अब कुछ नहीं करने देंगे। थोड़ा सा ये सीन है, इसलिए जो है अभी भी गोल्ड मार्केट में अगर ट्रेड करोगे आप, वो एक गोल्ड क्या है ना, एक एसेट है। एग्जैक्टली क्या लेगा, शायद एक करेक्शन ही तो लेगा, जाना ऊपर ही है। समझ रहे हैं? तो ऐसी चीज में ट्रेड करना बहुत प्रॉफिटेबल होता है जहां पे वर्ल्ड वाइड से वॉल्यूम आ रहा हो। ठीक है ना। मान के चलो हमारा इंडिया का अडानी बेच रहा है, उधर एलोन मस्क बैठ के खरीदने लगा, तो मार्केट को ऐसा हिला नहीं पाएंगे जब तक फेड का चेयरमैन नहीं बोलेगा। लेकिन ये वाली मार्केट 2 आदमियों के बोलने से गिर जाती है। कम वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करना चाहिए। तो आई थिंक ये तो तभी होगा जब मिडिल क्लास को थोड़ा सा और अपर मिडिल क्लास बने, या हम MSME सेक्टर पे ध्यान दें। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जब तो बनेगा जब फाइनेंस लिटरेसी आएगी। अब कोई बंदा आराम से अपना फेसबुक पे वीडियो देख रहा, उसने स्क्रॉल करा, अब एकदम से अचानक उसके सामने एक ऐड आ गया, इस ब्रोकर पे करो ट्रेड और ये बटन दबाया और ये हो गए इतने डॉलर का प्रॉफिट, आज ही ज्वाइन करें। वो बेचारा लिंक पे कर देगा, अपने 500-1000 रुपए लगा देगा, 1500 से 3-4 हजार रुपए बनाएगा, वो 4 को और बताएगा, उस ब्रोकर की फ्री में एडवर्टाइज होगी। फिर वो अपने 4-5 हजार खोएगा और जिनको बताया था उनके भी जाएंगे। और फिर लोग क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग को जुआ। भाई बिना सीखे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो और आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि घर में बैठे बैठे मैं रोज 8-10-15 हजार रुपए कमा लूंगा। एक मजदूर है ना भाई, उसने भी तो कुछ सीखा नहीं जीवन में, उसने कम से कम ईंट फेंकनी तो सीखी। वो जिस चीज में उसे महारत है ईंट फेंकने में, जब भी 500 कमा रहा और तुम 5000 कैसे कमा लोगे उस फील्ड में जिसमें तुम्हें महारत भी नहीं। तो ये चीज समझनी पड़ेगी, ये तो इस तरह का काम नहीं चलने वाला इस देश में। तो मतलब आपका कहना ये है कि स्कूल लेवल पे भी फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल डेफिनेटली जो कि हम इतिहास पढ़ाते हैं, मुगलों ने क्या किया, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या हुआ या अंग्रेजों ने क्या किया, उससे ज्यादा बेटर है कि हम फाइनेंस के बारे में लोगों को बताएं। बिल्कुल। और आप सारा दिन देखो, अभी बहस छिड़ती रहती है, अकबर महान था या नहीं था, महाराणा प्रताप महान था या नहीं था। अरे ये तो बताओ, मौर्य काल में सबसे पहले एक चांदी का सिक्का बना, उसके पहले सामान से सामान दिया जाता था, फाइनेंस सिस्टम बना कहां से, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा कोई, है ना। तो ध्यान देने की जरूरत है। और आई थिंक लोगों को पैसा कमाना तो अब आ गया है, थोड़ा थोड़ा करें अगर हम लोगों को समझ में आ रहा है ऐसा पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन पैसे को जोड़ना, पैसे को इन्वेस्ट करना, वो चीजें कहीं ना कहीं भी मिसिंग है। SIP अभी तो थोड़े लोग जानने लगे, नहीं तो SIP इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आप हो, आप 2-2.5 लाख रुपए मंथ में कमा रहे हो और आपका खर्चा 1 लाख का है, 1.5 लाख आपके सेविंग है, ठीक है, 1 लाख आप कहीं और डाल रहे हो, 50,000 सिस्टमेटिक तरीके से एक ऐसे स्टॉक में डाल रहे हो कि आपको पता लग रहा है कि भविष्य में जाके बूम करेगा ना। लोग इसमें कहाँ गलती कर रहे हैं, मैं तो टाटा में डाल लूंगा, टाटा में डाल। अरे भैया टाटा इतने 1000x दे चुका पिछले 25 साल में, अब इतने 1000x देने के लिए उसे इतनी वॉल्यूम की जरूरत होगी जितनी पूरी दुनिया में भी नहीं है, इतना वॉल्यूम ऑलरेडी अचीव कर चुका। तो भविष्य की क्या नीड है, ये हर टाइम बदलती रहती है। जैसे इस टाइम लिथियम बैटरीज, एथेनॉल, इन इंडस्ट्री में जाएंगे, है ना, सोलर एनर्जी,
मेडिकल इक्विपमेंट्स मेडिकल इक्विपमेंट्स, आपने देखा कोविड में क्या हाल हुआ, सैनिटाइजर को कोई पूछता भी नहीं था। एग्जैक्टली, है ना, जब कोविड आया तो पता लगा अपने कुत्ते के मुंह पे भी और पीछे भी सैनिटाइजर ही लगाने पड़ रहे थे, इंसान तो नहा ही रहा था सैनिटाइजर में। तो टाइम का पता, तो ये चीज ना आने वाला भविष्य है, बीमारियां भी बढ़ेंगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा, जो चीज पॉल्यूशन को कम कर रही है उसकी डिमांड मार्केट में आने वाली है। जो बीमारी तेजी से, जैसे अब हार्ट अटैक बहुत तेजी से चल रहे हैं, है ना, तो जो ऐसी ब्लड थिनर पिल्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी ये फार्मा कंपनियां हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करो, ये बढ़ने हैं। आप अब टाटा मत ढूंढो जी, तो हर मंथ इस तरह से डालते रहो तो आपका पैसा कंपाउंड होकर एक दिन बहुत बड़ा हो जाने वाला, 20-30 साल में बहुत बड़े बुल बन जाओगे आप। मेरी ऑडियंस ने ना बोला था कि जब विवेक सर आएंगे तो उनसे स्पेसिफिकली पूछना कि अब चलो 2025 तो ऑलमोस्ट जाने की कगार पे है, लेकिन 2026 के लिए कौन कौन से फील्ड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? 2026 असल में मैं बताऊं इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं सबसे अच्छा बताता हूँ ना आपको। अभी खैर वो वर्थ इट तो इतना नहीं है, बट बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए क्रिप्टो मार्केट, है ना। ये है तो पूरी तरह से मैनिपुलेटेड मार्केट, लेकिन क्रिप्टो में आपको कुछ ना कुछ जरूर अपने एसेट रखने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, एक मेरे फ्रेंड ही है, MBBS डॉक्टर है जी, मिस्टर सिद्धार्थ बंसला। जब BTC 15,600 पे रैंक कर रहा था ना, मैं शाम के टाइम ऐसे ही उनके पास कैजुअली बैठा, मैंने कहा यार लेता क्यों नहीं 10-5 लाख के? कह रहा क्या हो यार, मुझे समझ में नहीं आता। तो $15,600 के रेट पे था उस टाइम, आज $1.25 लाख पे, यानी वो 10 लाख लगाता तो उसके ऑलरेडी तकरीबन 90-95 लाख 1 करोड़ के आसपास हो जाते, और अभी तक उसने तब से कमाया नहीं होगा इतना, 1.5 साल पहले की बात होगी बस। तो क्रिप्टो में भी हमारा इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। वैसे मीम्स कॉइन में नहीं, लाइक डोजी या शिबा इन में नहीं मैं कभी बोलता, ये दे दे तो हम करेंगे डोजी कॉइन के बारे में भी, इसके बारे में डिस्कशन। बट हमारी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिप्टो के बारे में बेसिक भी नहीं पता। अगर उन्हें बेसिक से बताना हो कि क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करता है, मतलब कुछ भी कम से कम शब्दों में आप क्रिप्टो का मैं बेसिक बताऊं तो 2008 जो था हमारी पूरी दुनिया के लिए बहुत भयानक साल था, रिसेशन ईयर था, और उसमें एक बहुत बड़ा बैंक डूबा था, लेमन ब्रदर्स। तो जब डूबा ना, सब करेंसियां मतलब बहुत भयानक तरीके से गिरी, मतलब बेरोजगारी फैल गई, ये वो। तो एक बंदा था सतोशी नाकामोटो, अभी तक उसको कोई जानता नहीं है, उसके BTC का जो उसने व्हाइट पेपर रिलीज किया वही था। उसने कहा मैं ऐसी करेंसी बनाता हूँ ना जिसे दुनिया की कोई गवर्नमेंट ही रेगुलेट नहीं करेगी। मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता, मैंने आपसे पैसा कुछ खरीदा, उसके बदले BTC दे दिया, आपको उसकी जहां जरूरत पड़ेगी आप अपने जरूरत का सामान खरीदोगे, आप BTC ले। ये उसने बिटकॉइन बना दिया, ठीक है। लोगों ने समझना शुरू करा, लोगों को समझने से पहले कुछ बड़ी व्हेल्स जिनके पास उस टाइम बहुत पैसा था, उसका मेजॉरिटी स्टॉक खरीद के अपने पास रख लिया, और रखने के बाद सब इन्फ्लुएंसरों में पैसा भर भर के बढ़ाओ BTC बढ़ाओ BTC। मतलब जो चीज है ना, उन्होंने एक कूड़े के भाव खरीदी, उसके बाद उसकी हाइप बना बना के लोगों से खरीदवा के आज 1 करोड़ के पास ले गए, ठीक है। और कोई लिमिट नहीं अभी ये कहां तक इसको लेके जाए, मे बी 1 मिलियन, मे बी 2 मिलियन, मे बी 10 मिलियन और बिलियन, कहीं तक लेके जा सकते हैं लोग। लेकिन इसकी 90% सप्लाई पूरे BTC की 4 या 5 लोगों के हाथ में है। वॉलेट आप जाके चेक कर सकते हैं, उस पर ओपन ट्रांजैक्शन रहती है, किसके पास कितने, जैसे माइकल सेलर हुआ, माइक्रो स्ट्रेटजी का ओनर एलोन मस्क हुआ, बहुत सारी कंपनी, आप तो इंडिया की भी कई कंपनी जिनके पास 10,000 से भी ज्यादा BTC है। तो जिस दिन उन्होंने अपनी सप्लाई छोड़ी ना, BTC की कीमत $10 भी नहीं रहनी। ये सतोशी नाकामोटो ने बनाया इसलिए था ताकि गवर्नमेंट की डोमिनेंस खत्म ही हो जाए पैसे के ऊपर, है ना। भाई मुझे तुमसे जरूरत है, तुम मुझे BTC दो, अपनी जरूरत पूरी करा लो, बिल्कुल, है ना। आपको लैम्बो लेनी है, आप शोरूम में गए, मुझे लैम्बो दे, अपनी BTC ले ले। गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता उस चीज में, तो रिसेशन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी चीज सोच के बनाई थी, बट वो मैनिपुलेशन को कैसे मैनेज करेगा ये भूल गया। लोगों ने देखा अच्छा बूम करेगा, तो जिसकी जेब में पैसा था 90% उसका स्टॉक उठा के अपने 4 आदमियों ने जेब में घेर लिया, और 10% पूरी दुनिया के लिए। अब 10% 1 करोड़ के रेट पे ले गए, लोग बैठे रहो। और जिन्होंने जब उन्होंने 90% सप्लाई फेंक दी मार्केट में, क्या होगा उस 10 करोड़ का? 5,000 भी नहीं रहेंगे वो। तो ये चीज है, अभी ना इस चीज को रेगुलेट कैसे करेगा पूरे वर्ल्ड वाइड, हर देश की सरकार को तो कम से कम बैठना पड़ेगा। अभी तो एक देश में ये लीगलाइज है, एल सल्वाडोर। यस यस।
पूरे देश की सरकारों को बैठना पड़ेगा, इसका मैनेज करना पड़ेगा, या इसको पूरी तरह बंद करना अच्छा, पड़ेगा। इंडिया जैसी कंट्री में पॉसिबल है क्योंकि हर सरकार चाहती है कि रेवेन्यू हम करें, आरबीआई रेगुलेट करे, इससे भी रेगुलेट करें इन चीजों को, और जब यहाँ क्रिप्टो की बात होती है तो सेल्फ रेगुलेशन की बात आ जाती है, इससे कहीं ना कहीं ब्लैक मनी की भी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें कि हवाला का बहाना दिया जाता है, बाकी सारी चीजें, गलत है ना। फिर मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रेस करने वाला ट्रांजैक्शन कौन सा होता है, आप मुझे ये बताओ। वो होता है कैश। क्या जब ब्लॉकचेन या बीटीसी आया था उससे पहले हवाला का काम नहीं होता था? उससे पहले टेररिस्ट नहीं थे, उससे पहले ब्लैक मनी नहीं आता था। ये सब बिना मतलब की पागल बनाने वाली बात है। आतंकी आज भी बीटीसी यूज नहीं कर रहे, क्योंकि कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर अगर हुई है तो वो किसी ना किसी ब्लॉक पे लाइफ टाइम के लिए सिक्योर होती है। लेकिन कैश में अगर लेन देन हो गया उसे कोई ट्रेस नहीं कर पाता। अच्छा, गवर्नमेंट ने आई थिंक वीडीए कहते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे 30% टैक्स लगाया था, उसके बाद चेंजेस क्या आए? चेंजेस कुछ नहीं आए। चेंजेस का तो ये था 30% लगा दिया, सीधी सी बात थी। 30% का कोई औचित्य नहीं बैठता, बस ये था कि जो कर रहे हैं ना बट डर के उसे करना बंद कर दें, और कुछ नहीं है। ले तो हमारी सीबीडीसी ले, नहीं तो ना ले। सीबीडीसी क्यों लेंगे जब कोई चीज सेंट्रलाइज में ही ट्रेड करना है? तो आईएनआर स्टॉक मार्केट में ना करेंगे फिर वो सीबीडीसी को शायद आरबीआई रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है। तो क्रिप्टो किस चीज की रहेगी? डिसेंट्रलाइज चीज थी ना क्रिप्टो। तो अगर उसे आरबीआई रेगुलेट करेगा तो सीबीडीसी क्या ही करेगी? आप फ्यूचर क्या देख पा रहे हैं इंडिया में स्टॉक मार्केट का, इन सब चीजों का? आपको लग रहा है कि एक अच्छी इमेज जा रही है वर्ल्ड वाइड? हाँ, एक टाइम पहले भी गई थी जब हर्षद मेहता थे। ओके। जब मार्केट पूरी तरह से नीचे गिरने वाली थी, शायद राजीव गांधी ने नई नई गद्दी संभाली थी 1985-86। हाँ, तो जो बड़े इन्वेस्टर थे ना इंडिया के, उन्होंने पैसा निकाल लिया अपना बाहर मार्केट से जी। तो उस टाइम दिल्ली से फोन गया था मुंबई, यार हर्षद भाई मार्केट नीचे गिरेगा, वर्ल्ड वाइड थू होएगी यार, आईएनआर और कमजोर जाएगा, इस मार्केट को उठा के रख। उठाया उसने। जब गवर्नमेंट संभल गई फिर उन्होंने हर्षद मेहता उठा दिया। यूज एंड थ्रो, ये सीन चलता है। आज की तारीख में मार्केट हमारा कितना ऊपर है? इस टोटल मार्केट में से अगर अडानी अंबानी का वॉल्यूम निकाल दे तो मार्केट है ही क्या? कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है? कुछ भी नहीं है। इन्वेस्ट करना इस टाइम बहुत रिस्की चीज है। आने वाले कुछ सालों में अब लगातार कई स्टेट में इलेक्शन है, अभी इन्वेस्ट डालना मुश्किल है। हल्का सा मार्केट करेक्शन मोड में आए तो डेफिनेटली हम एंट्री बना के चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर या ऑप्शन में नहीं। अच्छा, इनिशियली हमने ये देखा था क्योंकि इंडिया में भी बहुत डाइवर्सिटी है। अगर हम फाइनेंस लिटरेसी की भी बात करें तो ज्यादातर मेजरली देखा गया है कि साउथ इंडियंस बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, लाइक केरला की बात करें या बाकी तमिलनाडु की बात करें। लेकिन नॉर्थ इंडिया में यूपी बिहार बेल्ट में फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी नहीं थी। लेकिन जब से कोविड आया और जब से थोड़ी बहुत अवेयरनेस बढ़ी, इन्फ्लुएंसर्स की वजह रही हो या जो भी रही हो, तब से इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में या वेस्टर्न यूपी की बात करें जहां से आप आते हैं, तो डिफरेंस दिख रहा है आपको? केवल साउथ इंडिया की नहीं बताऊंगा, आप इसमें नॉर्थ ईस्ट भी जोड़ो। मेघालय में अगर आप पहुंचोगे ना, एक घर यहाँ एक घर उस पहाड़ पे ना, देखने में लगेगा कि यार ये लोग कितने ज्यादा टेक्निकल दुनिया से कटे हुए, लेकिन जब आप बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप उनके सामने ज्ञान में कितने छोटे हो। वहाँ केवल फाइनेंस लिटरेसी नहीं, वहाँ ओवरऑल लिटरेसी हमारे यहाँ से ऊपर ही है, और ओपन माइंडेड लोग हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा सा पैसा आया दुकान खोल लो, थोड़ा सा और ज्यादा पैसा आया चलो भाई प्यूमा की फ्रेंचाइजी खोल लो, थोड़ा और ज्यादा आ गया भट्टे खोल लो, थोड़ा और ज्यादा आ गया उनको 2-4-5 ट्रक बना लो जी। ये बिजनेस समझता हमारा यूपी बिहार, और तो कुछ नहीं समझता सर। अभी चेंजेस आ रहे हैं, अभी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये कोविड के बाद आपको देखने को मिला होगा। कोविड में पता लगा ना लोगों को। अभी हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी के बच्चों का भी क्या, मान के चलो यही यहाँ से पास में बुलंदशहर या मेरठ जिले पढ़ रहे, उन्हें 10-20-50 हजार रुपए की नौकरी मिल गई, वो तुरंत अपनी बालक को और घरवालियों को लेके यहाँ नोएडा में शिफ्ट हो गए। हम तो यहाँ रहे हैं यार, सैटरडे संडे क्लबिंग करेंगे, मजे आ रहे हैं। अब आ गया कोविड, वे भागे घर की तरफ। कंपनियों ने कहा ये ना भाई जो साले सैटरडे संडे मजे करोगे कंपनी ऐसा को थोड़ी रखेगी। तो उन्होंने कंपनियों ने छांटे कि काम का बंदा कौन है। ऑलरेडी रिसेशन में जा रहा था सब कुछ, ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, इन्वेस्टर पैसा दे रहे हैं, कौन देगा सैलरी भाई। तो तब उन्होंने सोचा यार कुछ ऐसा काम मिलना चाहिए जो कम से कम घर बैठे हो जाए। अब खेती करनी उनके बस की नहीं रही क्योंकि नोएडा के क्लब मुंह लग गए।
तब उन्होंने देखना शुरू करा यार क्या है ये सब चीज, फाइनेंस लिटरेसी पढ़नी शुरू करी, इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ट्रेडिंग कितने मार्केटों में हो सकती है, गोल्ड में हो सकती है, फॉरेक्स में हो सकती है, एमसीएक्स में हो सकती है, स्टॉक मार्केट में हो सकती है। तब इन्होंने ये सब चीज पढ़नी शुरू करी तो थोड़ा सा इन लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, है ना। शुरू में एक चूल उठ जाए इंसान का कि यहाँ से पैसा आ सकता है, ये हमारे लोगों में खूबी है वेस्टर्न यूपी के में तो खास तौर से, है ना। ये चाहे भगवान ने पैदा किए होंगे, तू बहुत बढ़िया भागेगा, दुनिया में सबसे बढ़िया भागेगा, तू रेसर बनेगा, उसे पता तू बहुत अच्छा भागता, लेकिन तुम उसकी रेस में जैसे 100 मीटर की रेस है, 50 मीटर में रोको और कहो करोड़ रुपए कमाऊंगा, वो अपनी रेस भूल गया, वो चल भाई चल पैसे कमाता है। तो वो जो है ना, यो है ब्लड में यहाँ के, तो अब सीखने लगे फाइनेंस लिटरेसी को, समझने लगे ये लोग। अच्छा, आप जैसे जानते हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत चरम पर है, देश में अभी भी बेरोजगारी के बारे में लोग बात करते हैं और बहुत कंडीशन खराब है, अगर जॉब भी मिलती है 15-20 हजार की। क्या आप किसी इंसान को सजेस्ट करोगे ट्रेडिंग के लिए कि अगर उसको सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर मैं भैया शिक्षा का जो मतलब है ना, एक शिक्षित इंसान उसे नहीं मानता जिसके पास 100 डिग्रियां हैं, शिक्षित इंसान उसको मानता हूँ जिसके पास रियल में शिक्षा है। रियल में शिक्षा क्या होती है? रियल में शिक्षा मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, कहीं भी जाओ, किसी भी कॉलेज में जिन्होंने प्राइवेट बीए कर ली, एमबीए कर ली, उन्हें अपने पास बुलाओ। केवल ज्यादा नहीं बोलना भाई, मैं एक चीज लिख के बोल रहा हूँ, उनसे बोलना इंग्लिश में 12 का टेबल सुना दे। अगर वो सुना दे तो बात रही, तो उन्हें जॉब कौन दे देगा यार? वो सारे साल तो छोड़ रहे खेत में, फिर उनको मैं एमए कर लिया, फिर उनको बीएड कर लिया, ऐसी सेटिंग बाजी से अब उनको जॉब नहीं दे, सरकार को गाली दे दो। जिस इंसान में काबिलियत है ना, लोग ढूंढते फिर रहे, उसे उठा के ले जाएंगे जिसमें काबिलियत है। यही मैं फाइनेंस लिटरेसी की यही तो बात कर रहा था। केवल फाइनेंस लिटरेसी मुद्दा नहीं है, लिटरेसी ऑलरेडी मुद्दा है भाई। एग्जैक्टली, नॉर्मली लिटरेसी। मैं सही में भैया 12th पास हूँ, और मेरे सामने आप पीएचडी वाला बैठा लो, हम उससे किसी भी क्षेत्र में किसी भी संदर्भ में सक्षम वार्तालाप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और आप देख लो, मैं कोविड के टाइम मेरे पास आए थे एक बंदे, एमए थे इंग्लिश से, और उस पे इंग्लिश में अपना नाम नहीं लिखा जाता था। अच्छा, हमारे पास ना एक बलिया बहराइच के एक टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे वो जी। वो बोले, एक दिन उनका फोन आया कि सर मैं यहाँ पे टीचर हूँ और मैं ट्रेडिंग में बहुत लॉस कर चुका, ठीक है, अब मैं सुसाइड करना जा रहा हूँ। मैं कहा भाई मरे मत ना, लॉस प्रॉफिट तो जिंदगी का एक बहुत पार्ट है, आता जाता टाइम है। तो कह रहा सर एक बार मिल लो, मेरे से मिलने आ गया। वो मिलने जब आया ना भाई साहब, उस पर अपने नाम की स्पेलिंग इंग्लिश में नहीं लिखने आती थी, और वो गवर्नमेंट टीचर था। वो अब सोचो, वो खतरनाक नहीं है? सबसे खतरनाक बात ये है, जब उससे 100-500 बच्चे पढ़ रहे हैं, वे कितने बड़े विद्वान होके निकलेंगे वहां से, आप ये चीज सोचो। बिल्कुल। और वो विद्वान जिस तरह ये टीचर बन गया, ऐसे वे विद्वान भी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से बीए-एमए कर लेंगे और बोलेंगे हमें जॉब नहीं मिल रही। जॉब के लिए काबिलियत होने की जरूरत है सर। मेरठ में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। वहाँ के बच्चे बहुत टॉपर निकलते हैं, वहाँ के बच्चों ने पूरा देश भर में नाम कमाया है, लेकिन वहीं पूरे देश भर में नाम डुबोया भी है। क्या कहेंगे उन बच्चों के बारे में, क्या फ्यूचर है उनका? अब नाम क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का चौधरी चरण सिंह है, हम भी थोड़ा सा जाट कम्युनिटी से बिलोंग करें, हमारे तो भगवान है वे। खैर, और खैर यूनिवर्सिटी की बात अलग है। देखो, आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। शायद हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मैं कहीं पढ़ रहा था, 12 बच्चे नासा में काम करते हैं। वेरी गुड। 12 बच्चे अगर नासा में काम कर रहे हैं और 2 बच्चे अपने किसी पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल रंजिश के चलते वो कहीं गैंगस्टर बन गया, कुछ हो गए, तो उनका पर्सनल कारण होगा। बाकी हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वाकई वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। सबसे बेस्ट वहां पे ज्ञान मिलता है। चलिए सर, आपने इतनी तारीफ करी यूनिवर्सिटी की, तो आई बिलीव कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी होगी। भले ही सुनने में आता है खबरों में, तो मैंने बस उसी तरीके से सवाल किया। अच्छा, गोल्ड को ना ट्रेडिशनली सेफ माना जाता है हमेशा से, तो क्या आज की डेट में इतना रिलायबल है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना? वर्ल्ड बेस्ट एसेट, क्रिप्टो से भी ज्यादा। क्रिप्टो इज टोटली मैनिपुलेटेड, बट गोल्ड में तो डिमांड है। आपकी शादी होएगी, है ना, माता जी क्या कहेंगे, बहू के लिए एक सेट बनवाना, एक कान में। कभी माता जी यूं कहेंगे बहू के नाम 2 बिटकॉइन करने नहीं, यही आप समझ सकते हो। इस फ्यूचर में शायद हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। फ्यूचर में भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा फ्यूचर में। अभी मैं आपको बताऊं, अभी 10-20 साल बाद ये होने लगेगा भैया,
एक मेडिकल इंश्योरेंस बहू के नाम करा थोड़ा सा यही चलेगा। बीटीसी तो नहीं अभी आने वाला जब तक हम है इस तरह से। ठीक है, क्रिप्टो को लेके गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री करते हैं या आप बिल्कुल विपक्ष में हैं? अगर आप सरकार की तरफ समझने की कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट ने जितना टैक्स लगा दिया वो तो नहीं लगाना चाहिए, उससे ज्यादा ध्यान इस चीज पे देना चाहिए था कि इसे अच्छी तरीके से हम कैसे रेगुलेट कर सकें। तो सीबीडीसी लाई, सीबीडीसी अपने पूरे रेगुलेशन में लेगा, डिसेंट्रलाइज कहाँ रह गया? कम से कम सुनो मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है। ये 8 या 10 बड़े एक्सचेंज है क्रिप्टो के, जैसे बिनांस हो गया और कई सारे हो गए। हम इन पे बीटीसी खरीदते हैं और ये हमारे बिहाफ पे आगे खरीदते हैं, यानी हमने एक बीटीसी बिनांस पे खरीदा, बिनांस ने हमारे बिहाफ पे एक आगे खरीद लिया। ठीक, सच्चाई ये है जितना हम इन पे खरीदते हैं ना, ये हमारे बिहाफ पे उतना आगे खरीदते नहीं। कोई 50,000 बीटीसी शॉर्ट है, कोई 1 लाख बीटीसी शॉर्ट है। तो जैसे इन पे स्क्रूटनी टीम जाती है, ठीक है, रेड मानने, तो बिनांस तुरंत तो दूसरे ब्रोकर से क्या कहेगा, भाई साहब आज मुझे 50,000 बीटीसी की जरूरत है, मेरी स्क्रूटनी पूरी हो जाएगी, रख लिए। अब स्क्रूटनी टीम देखेगी कि हाँ इनके पास इतने कस्टमरों ने खरीदा हुआ है, इनके पास इतना है ऑलरेडी भी आपका, ओके। अब वो दूसरे ब्रोकर पे जाएगी, एक साथ तो सब पे ट्रेड नहीं मारेगी, तो बाइनेंस उसको उतने उधार दे देगा। तो यहाँ भी बहुत ज्यादा घपलेबाजी चल रही है इस चीज में। और ये केवल बीटीसी में ना, वर्ल्ड के हर चीज में चलती है जो एक्सचेंज या ब्रोकर बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को ना अपना ही एक्सचेंज लाओ ना। आप क्यों बाइनेंस से डाटा मांग रहे हो? आप क्यों अमेरिका के यूट्यूब पर डिपेंड हो? चाइना में तो अमेरिकन यूट्यूब नहीं चलता, उनकी सारी सोशल मीडिया अपनी अलग है। हमारी गवर्नमेंट में ऐसी क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट? उनको दूसरे देश के ब्रोकरों को बोल दे कि इनके पैन कार्ड दो, हमारे कस्टमरों को ये दो। अरे भैया अपना ले आओ ना, हम तो उसी पे काम कर लेंगे। टैक्स घटा दो, तुम्हारी देख रेख में रहेगा, तुम्हारे एक्सचेंज को पता रहेगा ना भैया मैंने बिटकॉइन आपको भेजे और आप आतंकवादी हो, या आपने भेजे मैं आतंकवादी हूँ, तो मेरी गवर्नमेंट को पता तो रहेगा। बिल्कुल। आप चाइनीज एप्लीकेशन पे रेगुलेशन करके कैसे ये चीज सोच रहे होगी, आपको सब चीज पता लग जाएगा। कभी सरकार ने टिकटॉक बैन किया उसके लिए? हाँ, वो उस टाइम कुछ पाकिस्तान और चाइना से हमारी वार हो गई थी, हमारे कुछ सैनिक मर गए थे, तब हमारी सेना ने सेना तो हमारी बहुत ब्रेव है, तब हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कड़ा कदम उठाया और टिकटॉक बैन करके पूरी दुनिया में अपना जलवा दिखाया। ठीक है सर, अभी कुछ स्कैम की बात करते हैं। बहुत सारे स्कैमर्स आजकल मार्केट में घूमने लगे हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और वो टेलीग्राम पर स्पेसिफिकली हमने देखा है कि बहुत सारे फेक ग्रुप्स चलने लगे हैं किसी किसी के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि भैया ट्रेडिंग की तो एक अलग बात है अभी ना, जैसे पहले टाइम पर कौन मैच जीतेगा कौन हारेगा। बिल्कुल, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था हमारी इंडिया का, जो हर टाइम सिस्टम करता रहा, जिसकी किराए की गाड़ी खुद उसके बाप ने अच्छे खासे एक स्टूडियो में बताई थी। वो एक आदमी को मलिक मुंबई था कोई उस टाइम, मैं बता रहा हूँ शायद नाम लेना नहीं चाहिए, कि वो इतनी बढ़िया प्रेडिक्शन देता है। मतलब तेरा एक इतना अच्छा खासा एक फैन फॉलोइंग है, उन लोगों को क्या बता रहा है कि तुम जुआ खेलो, मैं एक इंसान को प्रमोट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को ऐसा पिछवाड़े में 4 लठ मार के अंदर करना चाहिए, कर रहे हैं ये लोग। गवर्नमेंट ने किया। हरियाणा का मुख्यमंत्री अपनी स्टेज पर उसका हाथ पकड़ के जिंदाबाद कर रहा था। क्या कर रही है गवर्नमेंट? मैं बता तो रहा हूँ गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं है, आपका लॉस हो रहा है, आपके घर में खाना बन रहा है नहीं बन रहा। और मैं किसी एक गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूँ भैया, ये सबसे होता ही आ रहा, सभी गवर्नमेंट का यही काम है। आपको अपने बच्चे को फाइनेंस लिटरेसी देनी पड़ेगी। अगर आप खुद एक बच्चे हो तो आपको फाइनेंस लिटरेसी सीखनी पड़ेगी, और ट्रेडिंग सीखनी है तो ठीक जगह सीखो। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे सीखो, क्या पता आपको मेरे कहे हुआ समझ में नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा होगा गांव का आदमी कैसा बोल रहा। हमने तो 15 साल दिए इस चीज को। हमारी टीम ने जब टेलीग्राम पर देखा विवेक मलिक जी के नाम से, तो 4-5 ग्रुप दिखे। आपके 4-5 ग्रुप हैं या एक ही ग्रुप है? नहीं भैया, मेरा तो एक ही ग्रुप है जो मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। बट फेक का क्या है ना, अब मान के चलो मेरा नाम मार्केट में चला और फेक होते हैं टेलीग्राम पे बना ले कि मैं आज रात को तुम्हें 1 का डबल करके दूंगा, उनसे पैसे लेके निकाल रहे हैं। तो भैया प्लीज इस तरह के चैनलों पे मेरी जो केवल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक है वहीं पे आप, और मैं तो इसलिए अपनी वीडियो में भी अपना व्हाट्सएप नंबर ही डालता हूँ कि कम से कम इन फ्रॉड से बच के रहें, ये चीज है। तो सरकार ने उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ चैनल्स भी बंद हुए थे बीच में, या फिर से आ जाते हैं? होते हैं जो बहुत बड़े चैनल हो जाते हैं, जहाँ मल्टीपल डेली कई साइबर सेल में रिपोर्ट जा रही हो, लेकिन मान के चलो वे तो ले रहे हैं। अब मेरे नाम से 5 खुल रहे हैं, उन्होंने दिन में 10 बंदे भी 10-10 हजार को काट दिए, तो उनका 1 लाख रुपए रोज सीधा हो गया। मैं क्यों बेचारों को यार 1 लाख रुपए का लॉस कराना? बिल्कुल, है ना, तो अवेयर करना पड़ता है भैया उस चीज का। आजकल की यूथ जो है, आजकल की युवा पीढ़ी जो है,
फाइनेंस लिटरेसी की बात करती है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ढकोसलेबाजी है, हर चीज में बस ऊपर ऊपर से ज्ञान ले लेना, फाइनेंस लिटरेसी को प्रॉपर नहीं समझना? ये ढकोसलेबाजी है। आपने पिछले 10-12 साल से ही ये बता दो, किसी भी एक न्यूज़ चैनल पे कभी जीडीपी या फाइनेंस लिटरेसी या रोजगार सिस्टम इन पे बहस होता हुआ देखा भी नहीं होगा, तो कोई लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है इस चीज दूरदर्शन पे में। होता है। सच बताना, कब देखा था दूरदर्शन? नहीं, मैं हम लोगों का काम है तो हम तो देखते रहते हैं। मैं तो दूरदर्शन पे अगर देखता रहता हूँ ना फोन, तो कभी कभी पुरानी महाभारत की क्लिप आ जाए तो देख लूं, नहीं तो उससे अलग मुझे तो फोन पे डिजिटलीकरण भी नहीं दिखा दूरदर्शन का कभी। ठीक है, तो लेकिन यूट्यूब की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा फाइनेंस लिटरेसी की बात होती है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत नए नए यूट्यूबर्स बने हैं जिनका राइज चल रहा है, तो कहीं तो फर्क आया होगा, आप भी हैं इंक्लूडिंग। मैं आपको सही बात बताऊं, ग्रीडी चीज और आसान चीज सिखाने वालों पे लोग जल्दी चले जाते हैं, ये सोच के कि मुझे यहाँ से फास्ट मनी बनाने को मिलेगा और ज्यादा पैसा बनाने को मिलेगा, तो इसलिए उनका जो एकदम से चैनल भी बूस्ट कर लेता है। और उसके बाद जब कोई नया बंदा यूट्यूब पे सर्च करेगा तो यूट्यूब भी उसी को रिकमेंड करेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कम से कम एक ऐसा एल्गोरिदम होना चाहिए ये देखने के लिए कि कंटेंट में कितना अंतर है, किसका कंटेंट किस स्तर का है। लोग प्राइस एक्शन पढ़ा रहे हैं, मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट आईसीटी पढ़ा रहा हूँ। इन दोनों चीजों में कम से कम 20 साल का अंतर है दोनों जनरेशन में। अच्छा, लोग ना, बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेसिफिकली पेरेंट्स हैं या पुरानी जनरेशन के जो लोग हैं, वो इस चीज को नशा कहता है। नशा है ये? नशा और पागलपन जब तक आपके चरित्र में नहीं उभरेगा तो कम से कम आप किसी भी एक क्षेत्र में प्रचंड ज्ञानी नहीं बन पाओगे। उस चीज में कभी आप कोई भी इंसान उठा के देख लो, चाहे सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो, विराट कोहली क्यों ना हो, एपीजे अब्दुल कलाम क्यों ना हो, ये पागल ही तो थे, इनमें नशा ही तो था। ये वो वाला नशा थोड़ी ना है, ये अपने काम का नशा है। लैला मजनू के लिए मर गई मजनू लैला के लिए, उनमें भी तो नशा ही था, है ना। तो इंसान अगर कोई पैसे का नशा कर रहा है तो गलत क्या है? इंसान अगर कोई अच्छी फाइनेंस लिटरेसी का नशा कर रहा है तो गलत क्या है? इंसान अगर स्टॉक मार्केट का नशा कर रहा है, फॉरेक्स मार्केट का, तो उस नशे में दिक्कत ही क्या है? मैं तो बनना चाहता हूँ फिर ऐसा नशेड़ी, और बनाना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, हर घर में एक नशेड़ी हो, अरबपति नशेड़ी हो, मल्टी बिलियनियर नशेड़ी हो। मिलियनियर बनना बड़ा आसान है इन चीजों में? वेरी इजी। अगर मैं आपको बोलूं, आप अगर किसी चीज में आपके पास स्ट्रेटेजी आप अच्छे से सीख गए ना, और 3% को रोज कंपाउंड करते हो, इट मीन्स उसके बाद $200 उठा लो, आप 1600 रुपए के आसपास बैठेंगे, और केवल 3% कंपाउंड करते हो, तो एक साल में तकरीबन $96 मिलियन होंगे। कितना बड़ा रकम हो जाती है। टास्क इजी है, मैथमेटिक्स भी बहुत इजी है। मुश्किल थोड़ा सा ये है कि आप अपनी मेंटालिटी को कैसे स्टेबल करके अपनी स्ट्रेटेजी पे रेगुलर एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में लेके चलते हो, रेगुलर प्रॉफिट करते हुए निकालते हो। शुरू में 6 महीने आपको मुश्किल लगेगा। हमारी भी मेंटल कंडीशन शुरू में अनस्टेबल हो जाती थी, 2-3 स्टॉप लॉस चले गए तो फिर लगाते ही नहीं थे, मोटी लोड साइट आएगा, साल आएगा जाएगा। ये सब चीज बहुत बचकाना हरकत है, ऐसे कभी नहीं बन पाओगे। इसलिए हम बोल रहे हैं 15 साल का हम जो एक्सपीरियंस है लोगों को देंगे 5 महीने में। किसी को गुरु मानते हैं आप इस सब की, जो भी आपने 15 साल लगाया? अच्छा, आप कुछ कहानियों की बात करते हैं, बहुत सारी स्टोरीज रही होंगी जो बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं, रातों रात आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिली होंगी, और कहीं कुछ ऐसी स्टोरीज भी होंगी जो आपको कहीं ना कहीं निराशा देकर गई होगी। अगर हम इसी चीज की बात करें तो कोई ऐसी कहानी आप बताना चाहें जिसको रातों रात मिलियनेयर बन गया कोई? रातों रात मिलेनियर बनने वाले ना रातों रात कंगाल होते देखे मैंने जी। रातों रात मिलेनियर बनने वाली कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो मिलेनियर स्टेबल है अपनी लाइफ में, ये कहानी वर्ल्ड में एक दिन ही है। लंबी जो सक्सेस होगी ना, कभी एक रात में नहीं आएगी। मिलेनियर तो ऐसे भी बन सकते हैं, आप रात को 10 लोट गोल्ड के उठाओ और सो जाओ, 2 ही तो काम होंगे, या तो आपका पोर्टफोलियो उड़ जाएगा या आप मिलेनियर बन जाओगे। बिल्कुल। अगर मिलेनियर बन गए फिर अगले दिन कैसे स्ट्रगल करोगे उस मार्केट को? नहीं कर पाओगे, थोड़े दिन में वापस वहीं पा जाओगे। तो 1 नाइट सक्सेस लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं रह पाएगी, वो खत्म हो जाएगी। आजकल की जनरेशन को होता है ना कि हमें सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, रातों रात हमें सक्सेस चाहिए, रातों रात हमारा पैसा डबल हो जाए। वो मूवी में था 21 दिन में पैसा डबल। शेयर मार्केट में वर्क करता है? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी नहीं करेगा।
मैंने तभी तो 5 साल का उदाहरण दिया था। हर प्रोफेशन में। अच्छा, पॉसिबल भी कैसे है? अंबानी पूरे साल मेहनत करता जी, केवल अपने टोटल नेटवर्थ को 5% बढ़ाने के लिए। 5%। 5% बढ़ाने के लिए। और आपके पास हुनर है कि मैं एक दिन में अपना पैसा डबल कर लूं, तो अंबानी पागल है क्या? वो तो आपको बिलियंस की सैलरी देगा, आज रात हायर कर लेगा कि बैठ जा भैया, ले मेरा ताम झाम सारा लेके बैठ कर ही सा, या नहीं? आपको जरूरत ही या फिर किसी के फंड की, तो आपके पीछे दुनिया भागेगी। ये चीज तो ग्रीडी है। बस यही नहीं करना मुझे अपनी जिंदगी में, लोगों को झूठ बोलना नहीं। ट्रेडिंग प्रोफेशन है, आप करोड़पति बन सकते हो डेफिनेटली, अरबपति बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। कितना टाइम लगेगा वो आपकी लड़ाई आपके खुद से है। 20 दिन में भी, 20 महीने भी, या 2 साल भी। अच्छी मेंटोरशिप में काम करोगे जी, तो वो चीज जल्दी आ जाएगी। आप मेंटोरशिप मोस्टली ऑनलाइन देते हो या ऑफलाइन भी आपकी चलती हैं चीजें? अब ऑफलाइन का क्या है भैया, देखो मैं बिल्डर भी हूँ, मेरा देहरादून में भी काम है, वहां पे हम प्लॉट वगैरह लेके घर वर बना के बेचते हैं। मेरठ में भी है, जयपुर में भी है, तो मुझे वहां भी बहुत टाइम होता है। अब मैं ऑफलाइन कहाँ बच्चों को बैठाऊं, बताओ, है ना? मुश्किल नहीं होता ऑनलाइन आप जो करा रहे हैं? ऑनलाइन का क्या है, बच्चों ने कोर्स ले लिया, वो सब सीख रहे हैं। उनके सारे के सारे क्वेश्चन, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो फ्राइडे से लेके मंडे तक मैं जूम पे ही रहता हूँ। फिर वेरी गुड। अगर कोई चीज किसी को 10 बार नहीं समझ में आई ना, 11 बार समझाऊंगा। 11 बार समझ में आई ना, मैं 1100 बार समझाऊंगा। लेकिन जिसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, वो मेरी जिम्मेदारी है, विवेक मलिक की जिम्मेदारी है, उसे प्रॉफिटेबल बना के निकालूंगा मार्केट से भाई साहब। और ये आपके स्टूडेंट क्लेम करते हैं? मैं अभी आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट या चैट दिखाऊंगा, वो शायद लगा देना वीडियो में। जी। मैंने तकरीबन अभी तक मुझसे 1500 स्टूडेंट ने सीखा है। 1500? हाँ, और 809 तो स्टिल अभी तक प्रॉफिट में है जी। कुछ स्टूडेंट जो प्रॉफिट में नहीं रह पाते, मैं वो भी बता दूं। हमने जो स्ट्रेटेजी सिखाई उससे उसे दिन में 3 ट्रेड मिली, उसने 3 वो करी, प्रॉफिट में रहा। लेकिन उसके अंदर बेचैनी होने लगी कि 20,000 नहीं, दिन मुझे 50,000 में क्लोज करना। और खुद से ही ट्रेड लेने लगा, लॉस करने लगा, उसके बाद मेंटालिटी डिस्टर्ब होगी, ये सब तो वो तो इंसान का भाई खुद ही है। वही वाली बात है, एक ही स्कूल से पढ़ के कोई नासा में है तो कोई क्रिमिनल हो रहा है, तो भाई स्कूल की तो दिक्कत है नहीं। हाँ, स्कूल ने अगर गलत पढ़ाया वहां स्कूल की दिक्कत है। अगर कोई भी बंदा इस चीज को कभी भी क्लेम नहीं कर सकता कि जो मैंने स्ट्रेटेजी सिखाई है, मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम की भी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, दिन में आपको मिल जाएंगे 4-5 ट्रेड, और स्विंग ट्रेड तक भी सब कुछ उसमें सिखाया। एक भी स्ट्रेटेजी कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये स्ट्रेटेजी ने सच में मार्केट में काम नहीं किया। वो हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैं स्टूडियो में भी देख पा रहा हूँ, तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि कोई स्टूडेंट अपनी कहानी बताए आके। स्टूडेंट क्या, अभी हमारे नए टीम हेड बने एक, मिस्टर अंकित राणा जी। ये स्ट्रगल किया इन्होंने 3 साल, और 40 लाख के आसपास इन्होंने इस मार्केट में फूक दिया था। मतलब अपनी गाड़ी भी सेल कर दी थी और एक प्लेट भी सेल कर दिया था। और इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि भैया इतना थोड़ा परेशानी का चल रहा है। और जब मुझसे पहली बार आके मिले, मैंने ऑफिस ही बुला लिया, थोड़ा सा उनसे इतना ज्यादा इंटरेक्ट भी हुआ कि लगा, मैंने कहा चलो तुम अभी क्या है, मैं जयपुर जा रहा हूँ, मुझे 10 दिन में आना है, तो तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं सिखाऊंगा भी। उन्होंने कहा चलो भाई कैसी बात कर रहे हैं, एक तो हाँ नहीं चाहे लगाओ भी, इस चीज में क्या फर्क पड़ता है। और भाई पुरानी कहावत है, वो एक नटनी बांस पे चढ़ी बिरादरी की शर्म उसने भी करी, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात ना। ठीक है, वो मेरी साथ रहे, उन्हें धीरे धीरे आने लगा भाई। 40 लाख के लॉस में थे और तकरीबन 17-18 महीने होंगे 4 करोड़ के आसपास तक इस टाइम प्रॉफिट में है। और कमाल की बात बताऊं, मेरी टीम के हेड मैनेजर अभी वही है, फ्लोर मैनेजर, जितने भी लोग, मतलब हमारे टेक्निकल एनालिस्ट, टिप्स, मतलब टिप्स के अपने चार्ट शेयर वगैरह करते हैं, किसकी कॉल आ रही है, इसी वे सब मैनेज करते हैं। तो मैं बुला लूं क्या उन्हें? हाँ, प्लीज अगर वो स्टूडियो के आसपास हैं तो बिल्कुल बुला ना। हेलो सर, नाम क्या आपका? अंकित राणा। अंकित जी, अभी ना मैं सर के साथ बैठा हुआ था, जी जी, विवेक जी के साथ। हाँ। तो कैसी जर्नी रही, बता रहे थे वो काफी सारी चीजें। हमारी जर्नी लगभग 17-18 महीने की है जी, और हमारी जर्नी बहुत अच्छी है। ठीक है। और बीच में मैं बहुत लॉस में था, तो मैं विवेक से मिला, हाँ मेरी बात हुई विवेक से, तो फिर हम दोनों काफी टाइम साथ रहे। 40-45 लाख रुपए के लगभग जो लॉस था,
तो फिर मैं मतलब 4 करोड़ से ज्यादा ही प्रॉफिट में। 4 करोड़? हाँ। मुझे जब सर ने बताया तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद सर थोड़ा इन्फ्लेट करके बता रहे हैं। नहीं, रियल मैं दिखा सकता हूँ, मतलब मेरे पास मेरी ऑडियंस बहुत बहुत ज्यादा शक्की रहती है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप अपने उसमें YouTube पे डाल सकते हैं, मैं आपको सब चीजें दिखा सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ नहीं, मैं दिखा सकता हूँ, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये रहा मेरा प्रॉफिट लगभग 4 करोड़ 4 करोड़ 35 लाख के लगभग। सर मतलब ये अकाउंट का एक थोड़ा सा वो है, मतलब जी पूरा कुछ नहीं होता है ऐसे, मतलब चलता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। लॉस भी होता है, ये नहीं है कि भाई बिल्कुल प्रॉफिट में हूँ, जो कुछ गलतियां भी होती हैं, पर ये है कि जर्नी बहुत अच्छी है और कैसे बहुत अच्छी जाएगी। कैसे सिखाते हैं विवेक जी? भाई सिखाने के लिए तो मतलब विवेक भाई है मेरा, और मैं तो यही कहूंगा कि एक बहुत अच्छा ट्रेनर है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग देता है। और अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कुछ 20-21 साल के हैं, लेकिन कुछ होते हैं 40-45 साल में शुरू करना चाहते हैं, तो उनके साथ देख के ऐसा लगा कि वो सिर्फ एक ही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट तरह तरह की एज के आते हैं। देखिए सर, प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए जी। आप किसी को भी फॉलो करें, किसी से भी ट्रेडिंग लें, आप किसी से कुछ भी लें, एक होना चाहिए। अगर अलग अलग रास्ते से जाएंगे वो चीजें आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, मैं आपको आज प्रॉफिटेबल चीज दे रहा हूँ तो आप लेंगे, आप किसी से ले रहे हैं वो आपको माइनस दे रहा है, तो उसके साथ गलती मेरी भी करेंगे आप। तो इसी वजह से ये प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए। आप किसी से भी लें, मैं ये नहीं कहता कि आप विवेक से जुड़ें जी, भाई आप विवेक मलिक से जुड़े, मैं ये भी नहीं कहता जी। आप किसी से भी ट्रेनिंग लें, ठीक है, बट ट्रेनिंग एक होनी चाहिए। क्या ये कह सकते हैं कि विवेक जी ने आपकी जिंदगी में आकर आपकी लाइफ बदल? हाँ, ये कह सकते। ओके, आप रिकमेंड करेंगे? वो मेरा दोस्त भी है जी, अब भाई भी है जी, सब चीजें हैं, और हमारा सफर 18 महीने से बहुत अच्छा है जी, और हम लोग काफी अच्छा काम भी करते हैं। बहुत चीजें मैं मैनेज करता हूँ उसके लिए, हम बहुत अच्छा तरीके से काम करते हैं, और शायद सफर सारी जिंदगी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं तो विवेक जी बोलेंगे कि अच्छे कोर्सेज हैं तो शायद इतना हमारी ऑडियंस रिलेट ना कर पाए, लेकिन अगर अंकित जी बोल रहे हैं, एज अ स्टूडेंट भी बोल रहे हैं, सर इसमें दो चीजें होती हैं जी। टीचर होता है, स्टूडेंट होता है। एग्री, मानेंगे ना जी। जो चीज टीचर बता सकता है वो स्टूडेंट नहीं बता सकता। बिल्कुल। विश्वास विवेक की बातों से होगा, विश्वास विवेक से करना होगा, ठीक है ना। मैं एक ये हूँ कि हाँ मैं बता सकता हूँ कि भाई मैं किसी चीज का माइनस में था जी, और मैं आज प्रॉफिट में, डिफरेंस आया है, बस ये चीजें। और अगर स्टूडेंट्स भी चाहें, अगर आने वाले जो लोग हैं जो चाह रहे हैं इस तरीके के कोर्सेज लेना, तो उनको भी फायदा दिखेगा। बिल्कुल, ये चीजें मैं आपको डन कर सकता हूँ कि हाँ उससे जुड़ने के बाद और उसके विवेक के साथ काम करने के बाद आप प्रॉफिट में रहें। अगर खुद से कोई गलतियां नहीं करेंगे, जी जी जी, भाई खुद से भी गलतियां करते हैं ना, किसी को 20,000 चाहिए, किसी को 1 लाख डेली चाहिए, ग्रीडीनेस ना रहे, हाँ, तो बस चीजें हो सकती थोड़ी सी। ठीक है, थैंक यू सो मच अंकित जी, बहुत शुक्रिया आपका। विवेक मलिक जी, हमारी ऑडियंस ना थोड़ी नटखट है, हर तरीके के सवाल करती है, कुछ पर्सनल करती है, कुछ सेमी पर्सनल करती है। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन, सुनना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो कुछ हम रैपिड फायर आपसे करेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 1-2 क्वेश्चन पूछ के रैप अप करें। ऑल्दो हमारा मन नहीं है, हमारा मन है कि आप 4 घंटे 6 घंटे पॉडकास्ट चलते रहें, लेकिन ऑडियंस की भी एक टाइम लिमिट होती है। कोशिश करेंगे अगले बार किसी नए मुद्दे पे बात करें, बिल्कुल डिटेल में जाके बात करें। रैपिड फायर शुरू करें? एक्साइटेड? ऑलवेज। ठीक है, बिटकॉइन या गोल्ड? गोल्ड। श्योर? ठीक है, सेबी या क्रिप्टो मीम इन्फ्लुएंसर्स? सेबी। क्यों? क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स का क्या है कि मार्केट में ना कोई भी नया प्रोजेक्ट आया, बिना वेरीफाई किए उन्होंने पैसा फेंका और इन्फ्लुएंसर कुछ भी बोलने लगते हैं। सेबी का तो कहीं ना कहीं भाई लगाम है, चाहे ढीली क्यों ना हो किसी ना किसी। लेकिन सेबी की न्यूज़ सुनी होगी आपने, वो तो चलता रहता है, बट इन्फ्लुएंसर कुछ ना कुछ करने से तब भी डरते हैं। क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर नहीं डरते, ये ढीठ हो रहे हैं जी। सबसे बेकार क्रिप्टो कॉइन? डॉजी, शिबा। ओके, डॉजी कॉइन इतना बड़ा होगा सोचा था? सोचा था? जिस चीज को इलॉन मस्क प्रमोट कर रहा है ना, तो समझ लो उसने 95-90% वो पहले खरीद लिया। अच्छा, वो प्रमोट करेगा, ऊपर बढ़ेगा, वो बेच देगा। अच्छा, यानी कि जनता को अपना खरीदा हुआ कूड़ा अच्छे पैसों में बेच दिया। अच्छा, अगर लॉस होता है तो क्या करते हो? सो जाते हो या ज्यादा इन्वेस्ट करते हो? अब लॉस होता ही नहीं है। वाओ, प्रो हो गया। हाँ नहीं, मैं लॉस चीज को सोचता नहीं हूँ कि लॉस क्या है कि मेरा एक टारगेट रहता है कि मंथ में जब मंथ एंड होगा तो मैं इतना प्रॉफिट निकाल लूंगा। तो डेली अगर रेड है पोर्टफोलियो तो मैं उसको लॉस नहीं मानता, अगले दिन वो उतना ही ग्रीन में आ जाएगा, तो वो लॉस नहीं मैं मानता। ठीक है, क्रिप्टो के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किया?
क्रिप्टो के लिए कुछ नहीं किया, शुरू में जब मार्केट में आए थे लगा था बढ़िया मार्केट है, थोड़ा बहुत इस मार्केट को समझा, पर क्रिप्टो ने अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। लेकिन सबसे बड़ी जो बूस्ट मेरे करियर की मिली है मुझे गोल्ड और फॉरेक्स से ही मिली है। ओके, सबसे कूल दिखने वाला कॉइन कौन सा है, लगता है कि बढ़िया चलेगा? BTC। ओके, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करें या बिटकॉइन? प्रॉपर्टी। मानते हैं आप ये बात, फायदा है? दुनिया उतनी है लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी। कॉफी या कैंडल स्टिक चार्ट? कैंडल स्टिक चार्ट विद कॉफी। अच्छा, दोनों चीजें साथ में, ठीक है। कोई गिल्टी प्लेजर कोई ना कि यार करना भी है और नुकसान भी हो जाएगा, लेकिन करना तो है, दिल है किसी से बस? मैं बहुत सीधा सीधा चलता हूँ जी, हाथी के पीछे। अच्छा, गोल्ड खरीदना मार्केट से या शोरूम से करें या फिर स्टॉक मार्केट के थ्रू, जैसे सोवरेन गोल्ड? डिजिटल SIP कर सकते हो, दैट्स वुड बी मोर बेटर। भाई गोल्ड आप खरीद के लाए 10 करोड़ रुपए का, इंडिया आए, रात में तुम्हारे घर में 2 चोर घुस गए, बंदूक ले गए, लेके काट के कहाँ ले जाओगे? बिल्कुल। तो ऐसा भी सरकार की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड करके स्कीम है, ये सही है गलत है? ये इससे पहले ऐसी अफवाह फैला देते, गोल्ड के रेट नीचे गिरा देते। अच्छा, गोल्ड बॉन्ड में मैं इतना ज्यादा ट्रस्ट करता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को ना एक फिक्स रिटर्न देना ही होता है उस पर। बिल्कुल, उससे उससे पहले देखना अभी जब अनाउंस करते हैं ना कुछ ऐसी चीज करते हैं, गोल्ड के प्राइस ही नीचे आ जाते हैं। मतलब लोगों ने जिस रेट को दिया था इंटरेस्ट लेके भी उस रेट पे वापस ना आ पाए। बिल्कुल, इसलिए कर रहे ये हैं। चीज अगर क्रिप्टो बैन हो गया तो क्या करेंगे? नहीं, मेरे तो गोल्ड है, गोल्ड एंड फॉरेक्स वो चाल आ जाएगा देश में। क्रिप्टो बैन नहीं कर सकता ना कोई, डिसेंट्रलाइज चीज ही वो इसलिए है। बिल्कुल, दुनिया का कोई अगर कोई कर चुकी होती ना सरकार, कर देते, अब नहीं कर पाएंगे ना, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ये बैन नहीं होगा। जब मार्केट बुल होती है तो डांस करते हो या मेडिटेशन करते हो? The great investor Vijay Kedia says that the stupid investor creates a bear market and the bear market creates a bull market and bull market again creates a stupid investors. Okay. तो इनमें डांस वांस कुछ नहीं करना, जब मार्केट गिर रही हो अच्छा इन्वेस्टर वही है, नाचना चाहिए। विजय केडिया ने ये चीज कहा। आई थिंक जो ऑडियंस हमारी नहीं समझ पाती, कहीं नहीं समझ पाती, ये उल्टा करते हैं, गिर रही है रो रहे हैं, उठ रही है खुश हो रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रम्प से रिश्ते की बात करें जो कि खराब होते जा रहे हैं, उसमें भी साइको सास बहू वाला काम है, कभी एक थाली में बैठ कर रोटी खा ली, कभी लड़ पड़े। अच्छा, फाइनेंस की मार्केट में सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिथ क्या है? इन द सेंस फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ी है और इसमें सबसे बड़ा मिथ ये है कि अब मैं अपने देश के लिए बताऊं या वर्ल्ड वाइड बताऊं? मैं अपने देश के लिए बताऊं कि आप में कितना भी बड़ा टैलेंट है और आपके पास कितना भी अच्छी स्ट्रेटेजी है जी, कि आप अंबानी से बड़े बन सकते हो, लेकिन आप बन नहीं पाओगे। यहाँ डोमिनेंस है। जिस क्षेत्र का जो गुंडा है ना, आपको एक लिमिट तक बढ़ता हुआ देख सकता, फिर क्या अच्छा ये निकलता है कि हमसे आगे, खरीदो इसे खरीदो, या तो तुम्हारी कीमत लेंगे, तुम्हारे मेज पे ब्लैंक चेक रखेंगे, या फिर क्या काम करेंगे, इतनी एजेंसियों की आप पे रेड लगाएंगे, आपको खत्म, डिप्रेस, बेकार कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है। मैं अंबानी से अच्छी सर्विस दे सकता हूँ, ऑयल रिफाइन खोल सकता हूँ, ऑयल रिफाइनरी खोल सकता हूँ, या इससे अच्छे मार्ट बना सकता हूँ, इससे बेस्ट प्राइस में दे सकता हूँ, बट आप नहीं दे सकते क्योंकि वहां पे वो एक गुंडा इतना अच्छा स्टेबल है। मतलब उसको गुंडा नहीं बोल रहा, मतलब एक क्षेत्र का एक गुंडा, मतलब सरताज जी, वो एक स्टेबल हो गया कि अब उस मार्केट में दोबारा आना ही नहीं चाहता, है ना। तो इस तरह से तो हम सोच सकते हैं कि राजशाही दोबारा आ रही है जी, कि मेरे में हुनर है उससे अच्छा करने का, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। ये सबसे बड़ा। हमारी ऑडियंस गेस्ट से कई बार ऐसे डिमांड कर लेती है जो मैं खुद शौक हो जाता हूँ, लेकिन हमारी ऑडियंस चाहती है कि विवेक जी कोई गाना गाएं। यार भाई ट्रेडर आदमी है, हम ये नहीं कह सकते। कोई भी शायरी, कोई 2 लाइन अगर गा दे तो। यार इस मामले में तो थोड़ा सा पहले से हाथ गणत वीक ही रहा। कोई शायरी, कोई लाइन? जब कुछ सोचता हूँ ना, मैं पहाड़ पे भी जाता हूँ ना, मुझे चार्ट ही दिखते हैं यार। 15 साल पहाड़ भी ऐसे होते हैं। मैं एक बहुत स्पेशल टिप देता हूँ जी। थैंक्स गिविंग डे से 15 दिन पहले से गोल्ड बुल रन पकड़ता है हर साल, कभी भी चार्ट देख सकते हो आप। और न्यू ईयर के तकरीबन मान के चलो 6 जनवरी से लेके
19 जनवरी तक लगातार हर साल गोल्ड बुल रहता है, तो उस टाइम अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ठीक ठाक पैसा वहां से लेके निकलोगे। गाना नहीं गा सकता यार उनके लिए तो अलग लेकिन legend विवेक जी है। ने एटलीस्ट इतनी बड़ी टिप दे दी है कि आई थिंक ऑडियंस को समझ आ जाएगा कि वो एक गाने से ज्यादा कितना बेनिफिट रह सकता है। विवेक जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपके बारे में बहुत सारी चीजें कही, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। वी लव यू सर, और उसके अलावा आपने मेरा इतना पैसा करवा दिया है, इतना डबल हो गया। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को? अभी कुछ नहीं कमाया आपने, पूरी दुनिया है जीतने के लिए। मैं आपके साथ हूँ, अपना माइंड स्टेबल करके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में काम करते रहो। मैं आपको हारने नहीं दूंगा। आपकी जिससे भी रेस है ना, मैं उससे 10 गुना बड़े इंसान से भी आपको जिता के मानूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस। विवेक मलिक जी, कैसे याद रखेंगे लोग आपको? साइको, ठीक है, थैंक नशा जी, जो मैंने बताया था ना, जी जी जी, हमें ट्रेड का नशा है, हमें पैसे का नशा, और हम ऐसे नशेड़ी बनना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच विवेक जी इस पॉडकास्ट के लिए, इस पॉडकास्ट में आने के लिए। इस पॉडकास्ट के जरिए आपने बताने की कोशिश करी कि फाइनेंशियल लिटरेसी इस देश के लिए कितनी जरूरी है। और आई बिलीव कि इसके बाद ऑडियंस के बहुत सारे जो भी सवाल थे, उन सभी सवालों का जवाब मिला होगा। बाकी सर के कोर्सेज रहते हैं जो कि सर जूम पे रहते हैं, बाकी सारे कोर्सेज होंगे, वो हम अटैच कर देंगे नीचे सर के नंबर के थ्रू, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम निकालने के लिए। आई बिलीव हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे किसी और नए मुद्दे पर, किसी और नए टॉपिक पर। सो दिस वाज अ पॉडकास्ट एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में, किसी नए विषय पर, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।